everyone, welcome back to my channel Exploring Economics with Gautam Narang. आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल पॉइंट टू होती हैं, आपको डेली एग्जांपल से कनेक्टेड होती हैं. तो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर. चलो आज हमने क्या करना है, आज हमने शुरू करना है चैप्टर 4 नेशनल इनकम का. और आज हम एक मेथड करेंगे. देखो 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को निकालने के. आज हम उनसे एक करेंगे. हर एक वीडियो में एक मेथड होगा और साथ में उसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स होंगे. जो न्यूमेरिकल आपको मैंने सारे तो नहीं, ऑब्वियसली आई हैव मेड सम न्यूमेरिकल्स जो आपको मदद करेंगे एक एग्जांपल्स क्लियर करने में कि भैया कैसे करना और कैसे नहीं करना. देखते हैं. तो हमारे चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो सबसे पहले तो हाउ मेनी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. देखो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं. वो 3 मेथड कौन से हैं? पहला आपका वैल्यू एडेड मेथड जो आज हम करेंगे इस वीडियो में. नेक्स्ट है आपका इनकम मेथड एंड देन वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड. तो हमारे 3 मेथड्स कौन से हैं? एक है वैल्यू एडेड मेथड, एक है इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड. लोग इसी की वजह से इन तीनों मेथड की वजह से कहते हैं नेशनल इनकम बहुत डिफिकल्ट है. अरे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है. सिर्फ आपको ट्विस्ट पता होनी चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कौन कौन सी ट्विस्ट सीबीएसई करता है. या फिर आपको इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए. अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सिर्फ ट्विस्ट पता होने से नहीं होगा, यू नीड टू डू प्रैक्टिस. और अगर आपको प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा. देखिए all the 3 methods give the same value of national income because they are used to measure the same physical output. मतलब एक ही चीज को नापने उनसे उनके आंसर्स तीनों के सेम होने चाहिए. अगर आंसर सेम नहीं आ रहा, आपने एक इनकम मेथड से निकाला फिर आपने एक वैल्यू से निकाला, आपका आंसर अलग अलग आया तो आपका आंसर गलत है. आपको उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड पर आपने गलत कर दिया, क्योंकि तीनों मेथड के आंसर सेम आएंगे. नेक्स्ट देखते हैं. तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद our first method, that is value added method. ठीक है, इस मेथड से हमारे पास नेशनल इनकम नहीं आएगी. नेशनल इनकम का हमारा टर्म क्या होता है? NNP at FC, that is net national product at factor cost. पर इस मेथड से वो नहीं आएगी. इस मेथड से क्या आएगा? इस मेथड से आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अभी ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड का मतलब यही है, इसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं. वैल्यू एडेड का मतलब यही है कि अगर हम किसी भी चीज में वैल्यू ऐड कर देते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड. तो इस मेथड से आएगा जीवीए एट एमपी और जीडीपी एट एमपी. देखिए, वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ एक्टिविटी बाय द प्रोडक्टिव एक्टिविटी बाय द फर्म. मतलब कुछ भी प्रोडक्शन करने की वजह से अगर किसी चीज की रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड. एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए मैंने क्या किया, पोटैटोस खरीदे मार्केट से 1 kg में अप्रोक्सीमेटली 10 के पोटैटोस आ जाते हैं. चलो जी ठीक है, 10 पोटैटो आ गए. अब क्या करूंगा इन आलू का? मैं इन आलू से चिप्स बना देता हूँ. उन चिप्स के पैकेट को मैं बेच दूंगा. अब 1 kg आलू लिए थे, पोटैटोस लिए थे मैंने 40 रुपीज के हिसाब से. अब मैंने उनसे चिप्स बना के 120 रुपीज के चिप्स बेच दिए. तो ये जो 40 से 120 हुआ, ये क्या हुआ? ये मैंने उसकी वैल्यू ऐड कर दी, वैल्यू को बढ़ा दिया बाय अ प्रोडक्शन एक्टिविटी. ठीक है ना? तो आलू से जो चिप्स बने उसकी वैल्यू बढ़ गई आलू की, 40 से वो 120 हो गया, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड. देखिए, वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सिंपल सा फॉर्मूला है. इसी वैल्यू एडेड को ही जो मैंने यहाँ लिखा है, इसी को हम जीवीए एट एमपी कहते हैं. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज नथिंग बट वैल्यू एडेड. अब वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला तो हमने यहाँ बता दिया. अब एग्जांपल भी देते हैं. सपोज एन आइसक्रीम मेकर ओनली नीड्स मिल्क. ही परचेजेस मिल्क फॉर 100 एंड देन उसको कन्वर्ट करता है इनटू आइसक्रीम ऑफ 150. तो उसने मिल्क की वैल्यू बढ़ा दी ना, 100 से 150 कर दी, 50 रुपीज वैल्यू बढ़ गई. तो जो 50 रुपीज वैल्यू बढ़ गई, ये क्या हो गया? वैल्यू एडेड. In the above example, milk is an intermediate consumption of 100, इसको हम A मानते हैं. आइसक्रीम is the final output of 150, जिसे हम value of output कहते हैं, वो B हो गया. Difference between A and B is the value added. कितना का आपने लिया था और कितना में आपने उसको बना के बेचा, तो जो एक्स्ट्रा आपने उसको बनाया वो उसकी क्या होगी? वैल्यू एडेड.
वैल्यू एडेड ऑफ ईच कंपनी सेक्टर इज टर्म्ड एज जीवीए एट एमपी। आप सोच रहे होंगे मैंने ऊपर जीवीए एट एमपी स्लैश जीडीपी लिखा, इसीलिए लिखा क्योंकि हमारे को हर एक कंपनी हर एक सेक्टर का अलग अलग डालना पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन में कंपनी दी हुई है फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, तो हर फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी का अलग अलग आप जीवीए निकालेंगे। उन सबके जीवीए को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। अगर एक ही फर्म है, दो फर्म्स है ही नहीं, तो फिर वही फर्म का सीधा डायरेक्टली बन जाएगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अगर नहीं भी क्लियर हो तो डोंट वरी, अभी आप एग्जांपल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। When we add up all the GVS or MP, we get the GDP. GDP at MP is equal to GVA at MP of one company, of two company, of three company, या फिर sectors जितने भी है आगे, so on. तो sector one that is primary, secondary, tertiary, सबका अलग अलग GVA निकाल के हम add up करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड करते वक्त हमारे को कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, हम उन प्रिकॉशंस की बात करते हैं ताकि हमारे से गलती ना हो। सबसे पहला है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज ए वैल्यू इज ऑलरेडी एडेड इन द फाइनल गुड, अदरवाइज इसे डबल काउंटिंग होगी। अब इसका क्या मतलब है, हमने क्या किया, हमने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था, हमने मिल्क से आइसक्रीम बनाई थी, मिल्क था 100 रुपीज का एंड आइसक्रीम थी 150 की। अगर मैं दोनों को प्लस करने बैठ जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरी वैल्यू हो जाएगी नेशनल इनकम की 250, दैट इज 150 प्लस 100, जो होगी गलत क्योंकि मैंने मिल्क को दो बार काउंट कर लिया, एक बार आइसक्रीम में और एक बार वैसे ही नॉर्मली। तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, sale and purchase of second-hand goods is not included as they were included in the year they were produced. However, any commission or brokerage on such sale will be included in the national income. आप देखिए, मैंने एक गाड़ी खरीदी न्यू, और जब मैंने न्यू ली थी तो उस साल वो नेशनल इनकम में ऐड होगी क्योंकि एक नया गुड बना था, बट वो गाड़ी मैं दोबारा बेच रहा हूँ, सेकंड हैंड हो गई है, तो उसके इनकम जो आएगी, जो वैल्यू आएगी, वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी क्योंकि कोई नया गुड नहीं बना, आपने पुराने गुड को ही डिस्पोज ऑफ किया है। लेकिन अगर आप इसको बेचने के लिए कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज देते हैं तो वो ऐड होगी क्योंकि वो ब्रोकरेज न्यू सर्विसेज थी जो आपको मिली थी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं, देखो हमने कहा कि आपने सर्विसेज प्रोड्यूस करी, जैसे कि आपकी मॉम ने आपके लिए खाना बनाया, वो एक बड़े रेस्टोरेंट में शेफ है, वो वहां पे भी वही सर्विस देती है, उनको इनकम मिलती है, वो हम नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं। पर जब वो घर पे आती है तो हम नहीं करते, क्योंकि इसके एक सिंपल शब्दों में कहूंगा तो यार आप सबने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन, आपकी मॉम जब आपके लिए बना रही है तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जब वो शेफ के लिए बनाती है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड होती है, नॉन इकोनॉमिक नहीं होती है। सेकेंडली, हम एक डोमेस्टिक सर्विस की या कोई ऐसी सर्विसेज जो आपने खुद के लिए बनाई है उसकी हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे कि आपकी मॉम ने आपके लिए खाना बनाया तो जो उसका प्यार है वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, उसकी हम कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगा सकते, इसलिए उसको हम नेशनल इनकम में नहीं लेते। यहाँ पे एग्जांपल है, डोमेस्टिक इनकम सर्विसेज लाइक हाउसवाइफ्स, किचन गार्डनिंग आर नॉट इंक्लूडेड एज दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आगे देखिए, production of goods for self-consumption is included in national income as they contribute to the current output and estimated value is added. अभी हमने कहा कि सर्विसेज अपने लिए बना रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोई गुड्स बना रहे हो तो वो चाहे आप घर पे भी ले जाओ तो उसकी वैल्यू ऐड होगी। मान लो मेरी एक बिस्किट फैक्ट्री है और मैंने क्या किया, बिस्किट प्रोड्यूस किया, मैंने 100 बिस्किट्स बनाए थे, उसमें से 10 बिस्किट्स मैं अपने घर पे ले गया, पर उन 10 बिस्किट्स की मॉनेटरी वैल्यू मुझे पता है, इसलिए वो मॉनेटरी वैल्यू मेरी नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगी। तो सिंपल शब्दों में, सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट है, imputed value of the owner occupied house should be included. Now what is imputed value? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, आप सबने अभी जो अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे आप उसको फाइनेंशियल अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है, पर कंपनीज फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं चलती, कंपनी चलती है कॉस्ट अकाउंटिंग पे। वो कहती है कि अगर मैं कोई चीज यूज कर रहा हूँ अपनी तो उसकी वैल्यू में मैं ऐड करूंगा, चाहे मेरे को उसके लिए कुछ नहीं देना पड़ रहा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, मान लो कंपनी का जो बिल्डिंग है जिसमें ऑफिस है वो कंपनी खुद ओन करती है, लेकिन अगर कंपनी उसको ओन ना करती तो उसके बदले वो उसको रेंट पे दे सकती थी, उससे कुछ रेंटल इनकम वो कमा सकती थी, तो कंपनी कहेगी भैया उस प्रॉफिट में से वो रेंट माइनस करो। अगर चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप और आपके दोस्त ने मिलकर एक बिजनेस खोला, एक शॉप खोली आप दोनों ने मिलकर, शॉप आपकी थी, आपके फादर की थी, तो आपको रेंट नहीं देना पड़ा। अब जब प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट जो आया 40,000 रुपीज, क्या आप इसको इक्वली डिवाइड कर दोगे?
नहीं, आप अपने दोस्त को बोलोगे कि भैया ये 40,000 तो प्रॉफिट आ गया, अब इस प्रॉफिट में से कुछ एक्स्ट्रा मुझे दे या फिर तू कुछ रेंट इनकम माइनस कर, क्योंकि अगर ये जगह ना होती तो हम कहीं और बाहर लेते तो हम रेंट देते ना, राइट? तो आप अपने दोस्त को कहोगे भाई ऐसा है मेरे को रेंट दे, ठीक है ना? तो वो जब आप वैल्यू लगाओगे रेंट की, आप मार्केट के हिसाब से लगाओगे, आप दे नहीं रहे हो किसी को रेंट, लेकिन आप उसकी मार्केट से वैल्यू रेंट लगाओगे कि इस जगह की जहाँ पे आपने शॉप खोली है उसकी रेंटल वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो होगा इम्प्यूटेड वैल्यू। उसको कहते हैं हम इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होती है, इम्प्यूटेड वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होती है। तो इम्प्यूटेड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर। ओनर खुद ही अगर प्रोवाइड करता है तो उसकी वैल्यू ऐड होती है। एक एग्जांपल और लेते हैं इस पे प्लीज। इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होता है? इम्प्यूटेड वैल्यू के अंदर होता है कि मान लो आपने अपने पापा से कहा कि मुझे बिजनेस करना है, एक काम करो मुझे 10 लाख रुपीस दे दो, पापा ने दे दिए। अब आपने बिजनेस खोला, उस 10 लाख रुपीस पे आपने 15 लाख बना दिया, आपने 5 लाख का प्रॉफिट किया, वेरी गुड। पापा कहेंगे बहुत बढ़िया बच्चे, आपने तो मेरे 5 लाख बना दिए, है ना? नहीं, पापा कहेंगे बेटा 5 लाख नहीं कमाया आपने, आपके हाथ में 5 लाख कैश है, और पापा कहेंगे 5 लाख नहीं कमाए, वो कहेंगे आपने कमाए 4 लाख। आप कहोगे कैसे, 5 लाख कैश पकड़ाता रहा हूँ? तो पापा कहेंगे बेटा अगर ये 10 लाख रुपए मैं तेरे को ना देता और बैंक में डाल देता तो 1 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट आ जाता बिना कुछ करे, तो वो 1 लाख की कॉस्ट भी तो मानो, तो उस कॉस्ट को कहेंगे वो 1 लाख रुपीस क्या हो जाएगा, इम्प्यूटेड वैल्यू। ठीक है, See all the values were all my estimates. Obviously मुझे पता है 10 लाख पे 1 लाख नहीं आएगा, but still it's an estimated value. Next है imputed value of the owner occupied houses should be included. People who stay in their own house do not pay any rent, so we add an estimated rental value of the house according to the market rent. Such estimated rent is known as imputed rent. ऐसे इनको हम कहते हैं imputed rent. Change in stock of goods will be included as a part of capital formation. देखिए change in stock तो ऐड होता ही है, और ओपनिंग क्लॉज और क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है वो हम ऐड करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा इस साल कितना स्टॉक हमने पहले से ज्यादा बनाया। नोट, वैल्यू एडेड मेथड इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन मेथड। प्लीज सेकंड नेम्स हमेशा याद करना, क्योंकि सीबीएसई सेकंड नेम से क्या करता है, आपको क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चा सोचता है कि यार क्या ये क्या है, मैंने तो किया नहीं। बिल्कुल किया भाई, प्रोडक्शन मेथड को ही वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। Now let's see how to calculate GV at MP and GDP at MP using value added. वैल्यू एडेड निकालने के लिए GV at MP निकलेगा। प्लीज ध्यान रखना GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बस यही फॉर्मूला, लेकिन इसमें आगे और एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम वैल्यू आउटपुट को A मान लेते हैं और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को B मान लेते हैं। Value of output refers to a market value of all the goods and services produced during a period of 1 year. जितनी भी goods and services बन रही हैं, उनकी market value को हम लोग कहेंगे value of output. तभी हम GVA at MP निकालते हैं। Value of output निकालने का फॉर्मूला है sales plus change in stock, जिसे inventory भी कह सकते हैं। Change in stock का मतलब closing stock minus opening stock। देखिए आगे आएगा, sales refers to the sale value of all the goods and services sold in the market. जितने भी goods and services को हमने बेच दिया मार्केट में, उनकी मार्केट वैल्यू को हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेल्स। फिर हाउ डिड इट ट्विस्ट द क्वेश्चन, सेल को कैसे ट्विस्ट करके पूछेंगे, इसमें क्या ट्विस्ट है देखिए ये क्या करेंगे, आपको सिर्फ सेल वर्ड लिख देंगे। तो अगर सिर्फ सेल वर्ड लिखा है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने सीधा वो वैल्यू ऐड कर देनी है। जैसे लिखा हुआ सेल्स बाय फर्म है तो दिस इज अ स्ट्रेट अवे, आपको स्ट्रेट अवे सेल दी हुई है, आपको कुछ और ऐड नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, इफ इट इज रिटन सेल्स टू कंपनी ए, सेल्स बाय फर्म बी टू कंपनी ए, सेल्स बाय फर्म बी टू कंपनी ए लिखा है, या सेल्स बाय फर्म बी इन डोमेस्टिक लिखा है, देन आपको उसमें एक्सपोर्ट्स या फिर दूसरी कंपनी को जो सेल्स की हैं वो ऐड करनी पड़ेंगी। ये भी इसमें ये है कि जैसे मान लो मेरी कंपनी ने ए को भी सेल्स किया, बी को भी किया, सी को भी किया, तो ऐसे अगर अलग अलग लिखी हुई थी तो मैं उसके अंदर उन सबको ऐड करूंगा और एक्सपोर्ट भी ऐड करूंगा। अगर लिखा है सेल्स भी दे देते हैं, अभी क्या करते हैं भैया आपको सेल्स भी दे देंगे, ठीक है, प्लस आपको लिख देंगे सेल्स इन डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स भी दे देंगे। अगर सिर्फ सेल्स वर्ड है तो चाहे वो मुझे सेल्स अलग से दे दे इन डोमेस्टिक लिख के या एक्सपोर्ट्स लिख के, मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सेल्स वर्ड दूंगा बस, बाकी मुझे कोई कंसर्न नहीं है, वो जो मर्जी बोले कि भैया उन दोनों की वैल्यू कम आ रही है, आई डोंट केयर, मैं सिर्फ सेल्स वर्ड लूंगा। सेल्स और एक्सपोर्ट लिखा है या डोमेस्टिक लिखा है मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, तो सिर्फ सेल्स वर्ड लेना है, ये ट्विस्ट वो करेंगे। अभी एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा आपको। चेंज इन स्टॉक, वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं भी आपको सॉल्व एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, तो पूरा देखिएगा।
इट इज द एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। चेंज को डेल्टा ट्राइंगल पे लिखते हैं हम इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। Intermediate consumption, use of intermediate goods of production in the process is termed as intermediate consumption, मतलब raw materials। intermediate goods आपने मेरे साथ पढ़े हैं previous videos में। Intermediate consumption is also known as purchases, इसे हम purchases भी कहते हैं। How do they twist it again? Same sales की तरह twist करते हैं। कैसे? देखिए, या तो आपको लिख देंगे सिर्फ purchases, सिंपल है वो, तो फिर सीधा वो आपने वही ले लेना है और कुछ वैल्यू ऐड नहीं करनी, या वो आपको लिख देंगे परचेजेस फ्रॉम अ कंपनी ए या परचेजेस इन डोमेस्टिक, देन यू नीड टू ऐड इंपोर्ट्स, ठीक है। इफ इट इज रिटन परचेजेस एंड डोमेस्टिक परचेजेस एंड इंपोर्ट्स, वी विल टेक द वैल्यू ऑफ ओनली परचेजेस। तो अगेन आपको लिख दे परचेजेस इन डोमेस्टिक और आपको इंपोर्ट्स, तीनों एक ही क्वेश्चन में दे दे, तो सिर्फ परचेजेस लेना है, हमें उसको इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को नहीं देखना। आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट देखिए, हम एग्जांपल्स शुरू कर रहे हैं, दिस विल हेल्प यू आउट। देखिए, मैंने एक एक टाइप के सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आपको इसके बाकी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने हैं। आप जिस मर्जी बुक से कर सकते हैं। आपको किसी भी बुक का एग्जांपल डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, कुछ भी आपको क्वेश्चन डाउट है नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म ए टू दी हाउस होल्ड। टू हाउस होल्ड दिया हुआ है तो सिंपल है भैया, सेल्स है, ठीक है। लेकिन आगे दिया हुआ है सेल्स ऑफ फर्म ए टू गवर्नमेंट, तो भैया अब मुझे दोनों ऐड करनी पड़ेंगी, ये सिंपल सेल्स नहीं थी, मेरे को ये दोनों ऐड करनी पड़ेगी। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि भैया हाउस होल्ड लिखा है तो फाइनल था, नहीं, क्योंकि भैया अगर सिर्फ ये लिखा होता, सिर्फ यहाँ तक लिखा होता सेल्स बाय फर्म ए, सिर्फ यहाँ तक लिखा होता सेल्स बाय फर्म ए, तो मैं उसको सीधा सीधा ले लेता। अब परचेजेस बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म बी और परचेज बाय फर्म बी, तो इसका मतलब मुझे तो दो अलग अलग फर्म्स के जीवीए निकालने हैं, तो मैं दोनों की जीवीए निकालूंगा। पहले मैं फर्म ए का निकालूंगा, मैंने जीवीए का फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फर्म ए का निकाला, वैल्यू ऑफ आउटपुट देखिए सेल्स 4000 हाउस होल्ड को, सेल्स टू गवर्नमेंट दोनों ऐड होंगी, ठीक है। और उसके बाद ऐड होता है चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक मुझे नहीं दिया हुआ तो मैं क्या मान लूंगा, 0। तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया फर्म ए का 9000। तो जीवी एट एमपी क्या आएगा, 9000 माइनस 5500। व्हाट इज दिस 5500? जो परचेजेस बाय फर्म में लिखा हुआ है, देखिए सीधा सीधा लिखा है परचेजेस बाय फर्म है, कोई डोमेस्टिक नहीं, कंपनी नहीं, हाउस होल्ड नहीं, तो मैं सीधा डायरेक्टली ले लूंगा। तो ये हो गया 9000 माइनस 5500, दैट इज 3500। तो ये मेरा जीवी एट एमपी आ गया फर्म ए का, तो ये मेरा पहला आंसर आ गया। सेकंड उसने पूछा फर्म ए का फर्म बी का भी जीवी एट एमपी निकाले, तो फर्म बी का कैसे निकलेगा, सिंपल सेल्स बाय फर्म बी, अगेन ये तो सीधा सीधा दिया हुआ है यार, सेल्स बाय फर्म बी तो ये सीधा ले लूंगा मैं 2000, एंड परचेज बाय फर्म बी भी स्ट्रेट दिया हुआ है, तो सेल्स दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल गिव मी माय आंसर, दैट इज जीवीए एट एमपी। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एनवीए एट एफसी। उसने मुझे दिया हुआ परचेजेस ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन यूनिट, देन सेल्स, परचेजेस, indirect taxes, change in stock, GST, stock of raw material। अब देखिए, मैंने अगेन पहले फॉर्मूला लिख दिया, जीवी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड। इसको लोग सोचेंगे इसके डेप्रिसिएशन निकालने में काम आता है ये, लेकिन हमारे को अगर यहाँ लिखा होता कि कितने ईयर्स तक यूज होना है तो ही हम इसकी डेप्रिसिएशन निकाल सकते थे, वरना नहीं। तो इसका इस क्वेश्चन में कुछ यूज है नहीं है, कंफ्यूजन के लिए आपको दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, दैट इज 200 सेल्स, और चेंज इन स्टॉक मुझे सीधा सीधा दिया हुआ है तो मैंने वो ऐड कर दिया, मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब मैं जीवी एट एमपी निकालूंगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो मुझे अगेन सीधा सीधा दिया हुआ है परचेजेस 90, ठीक है, तो वो माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया जीवीए एट एमपी। अब मुझे वो कह रहा है एनवीए एट एफसी निकालो। अब इसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं कि हम जी से एन कैसे जाते हैं, या इस क्वेश्चन में भी हो जाएगा। अब देखिए, जी से एन जाने के लिए मुझे चाहिए था डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं निकल सकता, मुझे मशीनरी की वैल्यू तो दी हुई है पर ये नहीं दिया हुआ कि कितने साल तक ये यूज होगी। अगर मुझे दे देते हैं कि 10 ईयर्स तक यूज होगी तो मैं इसको 10 से डिवाइड करके डेप्रिसिएशन निकाल लेता, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो मेरी डेप्रिसिएशन हो गई 0। देन मैं करूंगा एमपीडीएफसी, दैट इज माइनस एनआईटी। एनआईटी दिया हुआ है मुझे, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ 12, सब्सिडीज नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं सब्सिडीज को 0 ले लूंगा, मेरा एनआईटी आ गया 12, तो मेरे पास एनवीए एट एफसी आ गया, मेरा आंसर आ गया 108। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया है, जीएसटी भी दिया है, जीएसटी भी तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, ऐड कर दो सर, नहीं,
अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्ड लिखा है तो वो जो यहाँ जीएसटी लिख दे, एक्साइज ड्यूटी लिख दे, जो मुझे लिख दे, मुझे कोई कंसर्न नहीं है, मैं सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस ही लूंगा क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सारे टैक्सेस की वैल्यू होती है। तो दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट देखिए, नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन और ये थोड़ा लेंदी भी है। ये बोर्ड में आज तक आया नहीं है, बट यार आपको आना चाहिए, आपको काफी मदद करेगा। इसको करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, देखते हैं। In an economy, the following transactions takes place, and the sales the sales of a private consumption, मतलब सारी sales private companies को होती हैं। A, B, C, D are 4 firms. A sells to B for rupees 20,000. B's value added is 40,000. Sells half of it output to C, another half to D. देखिए ये क्या है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो इसको हम करते हैं थ्योरेटिकल को बॉक्स टाइप। अब यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे है 4 फर्म्स, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी। तो मुझे सबका निकालना है और मुझे निकालना है क्या है, व्हाट इज द वैल्यू एडेड बाय सी। तो सबसे पहले तो मैं एक टेबल बनाऊंगा। टेबल में मैं लिख दूंगा पहला सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, जो मेरा हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसको हम नेमिंग देंगे 1। देन मेरा इंटीमेट कंजम्पशन, जो मेरा हो जाएगा परचेजेस, उसको नेमिंग देंगे 2। एंड देन आई विल गेट जीबीएच एमपी व्हिच इज 1 माइनस 2। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन और हम क्या करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम करेंगे जैसे हम अकाउंट्स में करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कैसे करेंगे देखते हैं। हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे। ये टेबल बनाने के बाद आप पहले टेबल बनाएंगे और फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन को उसी वक्त हम एंट्री मारते जाएंगे जैसे हम अकाउंट्स में मारते हैं, राइट। देखिए A, B, C and D are 4 firms. A sells to B for 20,000. सिर्फ यहीं तक पढ़िए। A ने क्या करा, B को सेल किया 20,000 का, तो A की सेल्स में आ गया 20,000 और वो B के परचेजेस में आ जाएगा 20,000, क्योंकि जो A की सेल थी उसे B को की थी, तो B की वो परचेजेस हो गई। नेक्स्ट, B's वैल्यू एडेड इज 40,000, B की वैल्यू एडेड है 40,000, तो B की GVA दिया हुआ है मुझे 40,000। sells half of its output to C and other half to D, मतलब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट उसका आता है उसका आधा वो बेचता है C को और आधा बेचता है D को, ठीक है। अब ये आधा निकलेगा कैसे, देखिए मेरे पास इंटीमेट कंजम्पशन है, मेरे पास जीवीए है। जीवीए का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस इंटीमेट कंजम्पशन। तो सेल्स कैसे आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटीमेट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा जीवीए एमपी प्लस इंटीमेट कंजम्पशन। तो मेरा जीवीए था 40,000 प्लस 20,000, तो 60,000 मेरा आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बी। अब ये मुझे पता है कि इस वैल्यू ऑफ आउटपुट का आधा हिस्सा, क्योंकि यहाँ लिखा है बी सेल्स हाफ ऑफ इट टू सी एंड हाफ ऑफ इट टू डी, तो आधा हिस्सा वो बेचता है 30,000 वो बेचता है सी को, जो सी की परचेजेस हो जाएंगी। 30,000 वो बेचता है डी को, जो डी की परचेजेस हो जाएंगी, राइट। अब आगे देखते हैं। सी सेल्स ऑल इट्स आउटपुट टू डी, सी अपनी सारी आउटपुट डी को बेचता है, whose value added is 30,000। तो मुझे अभी तक डी का ये पता है कि 30,000 उसका परचेजेस था फ्रॉम बी। मुझे ये भी बता दिया गया कि इसका वैल्यू एडेड 30,000 है। फिर मुझे बता दिया गया डी सेल्स इज आउटपुट टू फाइनल प्रोडक्ट एट 1,30,000। डी की आउटपुट क्या है, 1,30,000। ओके, नाउ मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट है, मेरे पास आधी अधूरी मतलब हाफ मेरे पास परचेजेस हैं और मेरे पास वैल्यू एडेड है। तो रिमेनिंग हाफ परचेजेस जो होंगी वो कहां से होगी, सी से, क्योंकि यहाँ लिखा है कि सी अपनी सारी आउटपुट डी को बेचता है। तो मैंने ये निकाली, ये कैसे निकाली, अगेन 30,000 इक्वल टू 1,30,000 माइनस 30,000 प्लस माइनस एक्स। तो ये जब निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 70,000। तो सीधा 1,30,000 माइनस 60,000 भी मैं कर सकता हूँ। 30 प्लस 30 माइनस 130 will give me that रिमेनिंग परचेजेस। और ये परचेजेस क्या थी, सी की कंप्लीट सेल्स। तो ये आ गई सी की सेल्स। अब मेरे पास सी की सेल्स आ गई, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। मेरे पास सी का परचेजेस आ गया। अब मैंने दोनों को माइनस किया तो मेरे पास सी का क्या आ गया, जीबीए एट एमपी, जो मुझसे वो पूछ रहा था। तो दिस इज माय आंसर। सो ये डबल एंट्री है, ये थोड़ा टफ है, घुमक्कर है। आप चाहे तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया नहीं है, पर आपको कर लेना चाहिए क्योंकि एक्सपोजर है, आपको स्कूल में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो। प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरी हेल्प होगी तभी मैं और ज्यादा बना पाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।